हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग CUET 2025 का जो डोमेन इकोनॉमिक्स है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल है कि आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इनमें से कौन सा जो है वो एग्रीगेट डिमांड का कॉम्पोनेंट नहीं है। तो आपको पता होगा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है और डिप्रिसिएशन जो है वो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, वर्टिकल, डाउनवर्ड स्लोपिंग और हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। एग्रीगेट कर्व जो होता है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। एग्रीगेट डिमांड का जो ग्राफ होता है वो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू एडी व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड के साथ क्या चेंज आता है। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगा। एग्रीगेट डिमांड क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ेगा, इससे डिमांड बढ़ेगा, तो इसलिए टोटल जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब होता है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब होता है, जब आपका एग्रीगेट डिमांड जो होता है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है, तब आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, एडी इज इक्वल टू एस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला इज। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पूछ रहा है। आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है उसका फॉर्मूला है 1/NPS या फिर 1 बाय आपका जो 1 - MPC होता है वो भी इसका फॉर्मूला होता है। 1/MPC या फिर 1/1 - MPC या फिर 1/MPS इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 1/MPS। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अगर MPC 0.75 है तो जो मल्टीप्लायर का वैल्यू है वो क्या होगा। MPC अगर 0.75 है तो MPS कितना हो जाएगा, 0.25। जब 1 से आप 0.25 को डिवाइड करेगा तो आपको क्या मिलेगा, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक्सेस डिमांड इन इकोनॉमी कॉजेस। एक्सेस डिमांड अगर इकोनॉमी में है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक्सेस डिमांड से क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सेस डिमांड से आपका इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, एक्सेस डिमांड की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव टू कंट्रोल डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड को हम लोग किस तरीके से मोस्ट इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, इनमें से जो दिया गया पॉलिसीज है। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो हम लोग को जो मनी सप्लाई है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। हम लोग अगर टैक्स इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई घट जाएगा। फिर हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे फिर भी मनी सप्लाई घट जाएगा। अगर हम लोग बैंक रेट को बढ़ा देते हैं तब जो है बैंक्स जो है लोन नहीं ले पाएंगे RBI से। और अगर हम लोग टैक्सेस को कम कर देते हैं तो जो नॉर्मल पब्लिक है उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा। तो उसका इनकम जो है बढ़ने की वजह से क्या होगा, मतलब पैसा जो उनके पास खर्च करने के लिए बढ़ जाएगा, तो इससे डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज MPC प्लस MPS ऑलवेज इक्वल टू। MPS प्लस MPC अगर आप करेंगे तो किसके इक्वल होगा, तो ये होगा आपका 1 के इक्वल। अगर आप MPS और MPC को प्लस करते हैं तो ऑलवेज 1 होगा वो। इसका आंसर क्या है, 1। क्वेश्चन नंबर 10 एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है, जहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम इज अचीव व्हेन AD इज इक्वल टू AS। इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब AD और AS इक्वल होता है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, एट दिस पॉइंट प्लान सेविंग्स आर इक्वल टू 10S इन्वेस्टमेंट। तो जो AD इक्वल टू AS है वहाँ पे सेविंग जो होता है आपके इन्वेस्टमेंट से इक्वल होता है। तो इसका भी जो आंसर है वो करेक्ट है, जो रीज़न है वो भी करेक्ट है। यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है। तो हम लोग को देखना है कि ये असर्शन और रीज़न है वो दोनों का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। एट इक्विलिब्रियम बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड। आपको पता होगा इक्विलिब्रियम का दो मेथड्स है जो हम लोग के बुक में दिया गया है, क्लास 12 के बुक में। ADAS अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो दोनों को सेटिस्फाई करता है ये सिचुएशन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2।
स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज जीरो एट जीरो इनकम। जब इनकम जीरो होता है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होता है जीरो होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका डायरेक्ट गलत हो गया, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता है। स्टेटमेंट 2 क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, ये सही है। इनकम रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो रहेगा ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन्वेस्टमेंट दिया गया है और एमपीसी दिया गया है। आपको क्या पूछा है, ये टोटल इंक्रीज इन इनकम। तो इन्वेस्टमेंट अगर 500 करोड़ है और एमपीसी अगर 0.8 है, तो आपको मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो अगर आप 500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकम कितना हो जाएगा, 2500 करोड़। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट इन एडी इम्प्लाइज। अगर एडी में राइटवर्ड शिफ्ट है तो वो हमें क्या दर्शाता है, क्या बताता है। तो अगर एडी में राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो आपका नेशनल इनकम में राइज होगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रहा है तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कब एग्जिस्ट करता है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आप जानबूझ के काम नहीं करना चाहते हैं, मतलब आप काम करने के लिए कैपेबल है पर आप काम नहीं करना चाहते एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। लेकिन अगर इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट कह रहा है तो आप काम करना चाहते हैं, आपके पास काम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीपल आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट कैन नॉट फाइंड जॉब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज द की रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का जो की रीजन है वो क्या है। डेफिशिएंट डिमांड का की रीजन क्या है कि डेफिशिएंट डिमांड क्यों होता है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, हायर डिस्पोजेबल इनकम, लो टैक्सेस, हायर इन्वेस्टमेंट, लो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम जाएगा तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। यहाँ पे असर्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज ऑलवेज एट जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमेशा जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो जीरो होता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है जीरो नहीं होता है, उसमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो असर्शन जो है वो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट एवरीवन इन द इकोनॉमी हैज अ जॉब। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कि नहीं हर किसी के पास इकोनॉमी में जॉब है। उसका आंसर क्या होगा, बी हो जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर पोल। क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट स्टिल अलोज फॉर फ्रिक्शनल अनअवॉइडेबल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सीआरआर। अगर सीआरआर इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दिया जाता है तो जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम जाएगा, क्योंकि अगर रिजर्व ज़्यादा रखा जाएगा तो लोन कम दिया जाएगा, तो लोन कम दिया जाएगा तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द इकोनॉमी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगा। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इनकम इक्वल टू आउटपुट होगा। इनकम क्या होता है, इनकम होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई, वाई इक्वल टू ए एस आपने पढ़ा होगा। इनकम जो होता है एग्रीगेट सप्लाई होता है। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट आपका एडी होता है, यानी कि ए एस इक्वल टू एडी। तो ये जो एडी इक्वल टू एस या फिर एडी इक्वल टू एस बात एक ही है। ये जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर से ऑप्शन देखिए, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये भी करेक्ट होगा। एडी इक्वल टू एस, ये भी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, सीआरआर है और ओएमओ भी है, बट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट मतलब कि ऐसा मनी को कंट्रोल करने का इंस्ट्रूमेंट जो कि आरबीआई यूज करता है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो आरबीआई का नहीं है, गवर्नमेंट का है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में ये सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन का जो नेचर है वो क्या है। सेविंग फंक्शन मतलब किस टाइप का दिखेगा आपको, अगर आप सेविंग फंक्शन को ड्रॉ करते हैं या फिर आपने सेविंग फंक्शन को देखा है तो। सेविंग फंक्शन क्या है, लीनियर अपवर्ड स्लोपिंग,
मतलब सेविंग फंक्शन एक लीनियर है, मतलब कि वो इनकम के साथ चलता है सीधा, और सेविंग इंक्रीजेस एस इनकम इंक्रीजेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकम जितना इंक्रीज होगा उतना ही आपका सेविंग भी इंक्रीज होगा, इसलिए सेविंग फंक्शन क्या है? एक लीनियर फंक्शन है। और अपवर्ड स्लोपिंग। व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज लेस देन एएस? एएस अगर एडी से ज़्यादा है तो क्या होगा? अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है तो आपका डेफिशिएंट डिमांड होगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो आपका क्या होगा? डेफिशिएंट। तब आपका डेफिशिएंट डिमांड नहीं, तब आपका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो एक्सेस डिमांड होगा, और अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है तो आपका डेफिशिएंट डिमांड होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉज ऑफ एक्सेस डिमांड? इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है या फिर रीजन जो एक्सेस डिमांड को कॉज नहीं करता है, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड नहीं होता है? यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन इन टैक्स, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, राइज इन इम्पोर्ट। तो अगर इंक्रीज करेंगे इन्वेस्टमेंट में तो एक्सेस डिमांड होगा, अगर हम लोग टैक्स को कम करेंगे तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो भी एक्सेस डिमांड होगा, अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स करेंगे तो भी मतलब कह सकते हैं शायद एक्सेस डिमांड होगा। हाँ, पर अगर इम्पोर्ट हम लोग कर रहे हैं तो ये एक्सेस डिमांड का सिंबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट जो है उससे हम लोग को कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट जो डिमांड को इफेक्ट करता है। इम्पोर्ट रिड्यूसेस डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। इम्पोर्ट क्या करता है? हम लोग का जो डोमेस्टिक गुड्स है उसके डिमांड को कम कर देता है, ना कि बढ़ाता है, क्योंकि हम लोग बाहर से सामान खरीद रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन बाय। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन कैसे दिया जाता है? तो ये ए माने ए डैश है, ए डैश, ये याद रखिए। वो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? ए डैश प्लस बी वाई। बी इसमें क्या आता है? एमपीसी। क्वेश्चन नंबर 24, इफेक्टिव डिमांड इज दैट लेवल वेयर। इफेक्टिव डिमांड क्या है? कौन सा लेवल है? इफेक्टिव डिमांड इज दैट लेवल वेयर एएस इज इक्वल टू एडी। जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होते हैं तो वहाँ का जो डिमांड होता है उसी को हम लोग इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी बहुत पूछा गया है, मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके सीयूटी में भी पूछा जा सकता है। जो इफेक्टिव डिमांड वाला टॉपिक है उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? व्हाट डज से हायर एमपीसी इम्प्लाई। अगर एमपीसी हाई है तो ये क्या बताता है? अगर एमपीसी हाई है तो आपका ऑप्शन देख लीजिए। हायर सेविंग्स, लोअर कंजम्पशन, स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट, रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। एमपीसी अगर हाई है तो आपका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा इकोनॉमी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो इसी के साथ जो आज का हम लोग का 25 क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर लिया, और इसके बाद हम लोग अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग हम लोग के साथ चैनल पर बने रहिए, और आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।